क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? हाल ही में दुनिया में सबसे छोटा रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाला जीव कहां खोजा गया? दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 8 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएगा स्काओ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्काओ। लेकिन स्काओ का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? स्काओ का पूर्ण स्वरूप है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी बनाने जा रहा है। और हाल ही में स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी कि स्काओ काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को स्थापित करने का फैसला किया है। लेकिन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप कहां स्थापित किया जाएगा? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें कितना खर्चा आएगा? 1.8 अरब पाउंड यह रेडियो टेलीस्कोप बनाने में खर्चा आने वाला है। स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। और इस रेडियो टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के कुछ जटिल रहस्य सुलझने की उम्मीद भी है, यानी कि ब्रह्मांड के कुछ जटिल रहस्य सुलझने की उम्मीद है। और स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप की आगे बात करें तो इसके संचालन, रख रखाव और निर्माण स्काओ के द्वारा किया जाएगा और इसका निर्माण 1 दशक में पूरा हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 10 साल लगेंगे इसको बनाने में। और स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो स्काओ एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान के लिए बहुत सारे देशों ने बनाया है। और इस स्काओ में कौन कौन शामिल है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाला जीव कहां खोजा गया है? दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाला जीव खोजा गया है यहां पर। लेकिन यह क्या है? यह है उत्तरी मेडागास्कर का जंगल। जी हां, उत्तरी मेडागास्कर के जंगल में यह सबसे छोटा रेप्टाइल खोजा गया है जिसे हम दोस्तों कैमेलियन भी कह सकते हैं। आपने कहीं साइंस में पढ़ा होगा कैमेलियन के बारे में। तो देखो, वैज्ञानिकों ने 1 इंच से भी छोटा गिरगिट खोजा है। गिरगिट यानी कि कैमेलियन। तो यह दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल यानी रेंगने वाला जीव बन गया है और इसे नैनो गिरगिट नाम दिया गया है। क्या? नैनो गिरगिट नाम दिया गया है। और इसका आकार कितना है? तो याद रखो, इसे जर्मनी और मेडागास्कर की टीम ने उत्तरी मेडागास्कर के जंगल में खोजा है। और गिरगिट की आगे बात करें यानी कि कैमेलियन के बारे में आप जान लो। वैज्ञानिकों को 2 नर और 2 मादा गिरगिट मिले हैं और नर गिरगिट मादा से भी छोटा है। और नर गिरगिट का आकार 0.53 इंच और मादा का आकार 0.75 इंच है। और मेडागास्कर के जंगल ही नैनो गिरगिट का घर माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनाएगा? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा डेनमार्क, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क का। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। और ऊर्जा द्वीप यूरोपीय देशों में कितने घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी? तो यह जो योजना है इनसे तकरीबन 3 मिलियन घरों को बिजली मिलेगी।
और यह भी अक्षय ऊर्जा है, यानी कि कोई भी प्रदूषण नहीं फैलने वाला। और ऊर्जा द्वीप के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह विशालकाय द्वीप 18 फुटबॉल पिचों यानी कि तकरीबन 1,20,000 वर्ग मीटर जितना बड़ा होगा। दोनों हब की प्रारंभिक क्षमता 5 गीगावाट होगी, जो डेनमार्क में वर्तमान स्थापित अपतटीय क्षमता को 3 गुना कर देगी। और जब बात करते हैं डेनमार्क देश की, तो आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यह है डेनमार्क देश। तो डेनमार्क की कैपिटल का नाम है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। और डेनमार्क वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी है, और यह दुनिया भर में अब तक का अंतिम चरण आउट स्थापित करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क से जुड़ी एक घटना एक दिन पहले ही सुर्खियों में थी, और हाल ही में डेनमार्क सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सेक्सुअल कॉन्सेंट ऐप। तो हाल ही में डेनमार्क ने सेक्सुअल कॉन्सेंट ऐप लॉन्च किया है। बलात्कार के बढ़ते मामलों और झूठी शिकायतों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से डेनमार्क ने सेक्स की सहमति प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, लेकिन आम लोगों ने इसका विरोध भी दर्ज कराया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में असोम माला परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? असोम माला परियोजना का शुभारंभ हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीएम मोदी जी। इमेज में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के में मदद करने के उद्देश्य से असोम माला का शुभारंभ किया है। यानी कि असोम माला का उद्देश्य क्या है? जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करने का उद्देश्य है असोम माला का। जिस तरह भारत माला परियोजना, इसी तरह असोम माला परियोजना। और असम माला राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों को परस्पर जोड़ने के साथ सभी तरह के परिवहन की निर्बाध सुविधाएं भी प्रदान करेगी। पांचवा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए हमारे भारत देश की जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10.5%। वर्तमान के लिए अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.5% का अनुमान लगाया था। और कुछ दिन पहले हमारे सामने इकोनॉमिक सर्वे आया, और इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि भारत की जीडीपी 11% रहेगी। तो केंद्रीय बैंक का अनुमान इकोनॉमिक सर्वे के अनुमान की तुलना में कम है, जिसने भारत को आने वाले वित्तीय वर्ष में 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। लेकिन हाल ही में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारा जीडीपी कितना प्रतिशत रहेगा इसका रेट जारी किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। और हमारे वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। छठा क्वेश्चन, एकीकृत लोकपाल योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? एकीकृत लोकपाल योजना शुरू करने की घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही की है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने जून 2021 में बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल लेन देन के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। और शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह योजना की शुरुआत की जाएगी। और यहां एक टर्म आया एनबीएफसी। एनबीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी का पूरा नाम है। सातवां क्वेश्चन, पेपाल कब से भारत में अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करेगा? पेपाल अपने भारत देश में 1 अप्रैल से अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 अप्रैल।
पेपाल 1 अप्रैल से भारत में अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद कर देगा और यह अब अपने सीमा पार भुगतान कारोबार पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसके तहत वैश्विक ग्राहक अभी भी सेवा का उपयोग करके भारतीय व्यापारियों को भी भुगतान कर सकेंगे। और जब बात करते हैं पेपाल की, तो पेपाल की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1998 में। पेपाल के वर्तमान सीईओ कौन है? डैन स्कुलमैन, इमेज में आप देख सकते हैं। और पेपाल का हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक किसने लगाया? अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो रूट। इमेज में आप देख सकते हैं दोहरा शतक लगाने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए, और यह शतक लगाया है भारत देश के खिलाफ। हाल ही में चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाते हुए 218 रन की शानदार पारी खेली। और जो रूट ने कुछ कीर्तिमान भी स्थापित किए, उनकी भी बात कर ले तो रूट ने 9 घंटे तक बल्लेबाजी करते हुए 377 गेंदों का सामना किया और वह अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले किस देश के कप्तान है? इंग्लैंड देश के कप्तान जो रूट। ओके, 9वां क्वेश्चन, उपभोक्ता कल्याण कोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसी पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। कौन सा कथन सही है या गलत है? तो यहां हमें दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। यह कोष नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है, यहां कुछ गलत है, क्योंकि जब कोष की बात आती है तो हमारा वित्त मंत्रालय हमें ध्यान में होना चाहिए। तो यहां नीति आयोग नहीं आएगा, यानी कि यह जो सेंटेंस है वो गलत है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, इसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया था। यह बिल्कुल सही है। उपभोक्ता कल्याण कोष का दोस्तों स्थापना की गई है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2017 के तहत। यानी कि सिर्फ 2 नंबर का जो सेंटेंस है वो सही है। हमारा आंसर बन जाता है केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी। तो देखो, हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने संसद को उपभोक्ता कल्याण कोष यानी कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में सूचित किया और इसीलिए यह करंट अफेयर में आया। तो उपभोक्ता कल्याण कोष की बात करें तो इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया था। तो यह बात मैंने आपको बताई। और दूसरी बात कि यह कोष राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा, नहीं कि नीति आयोग के द्वारा। ओके, तो यह कोष राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है और उपभोक्ता मामलों के विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इस कोष का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन भारत देश ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत देश। और यह आयोजन एरो इंडिया 2021 जब बेंगलुरु में 3 से 7 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित किया गया, तब यह रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। भारत ने एरो इंडिया 2021 के मौके पर हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया और सम्मेलन एक संस्थागत, आर्थिक और सहकारी वातावरण में संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के विकास को बढ़ावा दे सकता है। और सम्मेलन का विस्तृत विषय क्या रखा गया था? तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग, इसी थीम पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में बंसी कौल का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं बंसी कौल का निधन हो गया। वो एक जाने माने रंगकर्मी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रंगकर्मी, और वो भी पद्मश्री अवार्ड विजेता। नाम है बंसी कौल।
प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री विजेता बंसी कौल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और हाल ही में कैंसर के चलते उनका ऑपरेशन किया गया था लेकिन निधन हो गया। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े रहे 71 वर्षीय बंसी कौल ने भोपाल में रंग विदूषक के नाम से अपनी संस्था बनाई थी। जी हां, भोपाल में रंग विदूषक के नाम से अपनी एक संस्था भी बनाई थी बंसी कौल ने। और साल 1984 से रंग विदूषक ने देश और दुनिया में अपने नाट्य शैली की वजह से अलग अलग पहचान बनाई। और बंसी कौल देश का प्रख्यात डिजाइनर भी थे। बंसी कौल देश के प्रख्यात डिजाइनर भी थे। 12वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब से देश के सभी जिलों में लागू है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हमारे भारत देश में 1 जनवरी 2017 से सभी जिलों में लागू है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2017। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि भारत सरकार की मातृत्व लाभ योजना यानी कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में वित्त वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ रुपए से अधिक पात्र महिलाएं शामिल हो चुकी है और इसीलिए यह योजना सुर्खियों में आई। तो हम इस योजना के बारे में भी जानकारी जुटा ले। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ योजना है जिसे 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू है और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और लाभार्थी को निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करने पर 3 किस्तों में 5,000 रुपये का नकद लाभ प्राप्त होता है। तो एक है गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण करने पर, दूसरा दोस्तों नकद प्राप्त होता है प्रसव पूर्व जांच करने पर, और तीसरा किस्त प्राप्त होता है बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करने पर। तो इस तरह 3 किस्तों में 5,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक किसके साथ आयोजित की? हमारे भारत देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक बहरीन देश के साथ आयोजित की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहरीन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक आयोजित की गई। तो भारत और बहरीन ने 4 फरवरी को एक वर्चुअल फॉर्मेट में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह यानी कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की। और इस बैठक में बहरीन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा ने बहरीन की ओर से प्रतिनिधित्व किया। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव जिसका नाम है दिनेश दयानंद जगदाले। इमेज में आप देख सकते हैं दिनेश दयानंद जगदाले ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। और बहरीन में भारतीय राजदूत कौन है? बहरीन में भारत के राजदूत है पीयूष श्रीवास्तव। भारत और बहरीन ने जुलाई 2018 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और बहरीन के लिए हाल ही में भारत देश ने वैक्सीन मैत्री के तहत 1 लाख खुराक वैक्सीन डोज, जो कोविड-19 का वैक्सीन डोज है, वो तकरीबन 1 लाख खुराक भी प्रोवाइड की है। तो हाल ही में भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत उपहार के रूप में बहरीन को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख खुराक प्रदान की। और बहरीन देश की बात करें तो बहरीन देश की कैपिटल का नाम क्या है? मनामा। बहरीन देश की करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। इमेज में आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन और यह है बहरीन दिनार। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280, जी हां, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अनुच्छेद 280। और इस क्वेश्चन के सही आंसर बहुत से हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने दिए हैं। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। तो वो है नीनामा प्रकाश, विपिन सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, सज्जन गोहेल, पंचाल कंदरप, ठाकुर आशाराम भाई, लालाराम वर्मा, चौधरी अशोक भाई। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। कालसी मावी, अंजू राठवा,
रितेश कुमार पंडित, जिग्नेश मेहनत, रिंकू राणा, राठौड़ महेंद्र, ओगणिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर, टेलर कश्यप। आप सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। अनुष्का भोई, पूजाबा एस जाडेजा, प्रवीण मोटिवेशन वीडियो नामक एक हमारे पुराने सब्सक्राइबर फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही। नीलोफर मीर, देसाई राहुल, योगेश रावत, अजय मिठापरा, रीना ए पटेल, सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस राज्य में पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है? कल इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। यदि आपको याद है तो सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।